ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, कैटाकोलामाइंस में पढ़ा। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक पॉइंट स्किप कर गया था आप लोगों से। जो कैटाकोलामाइंस होते हैं यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर कि दो तरह के होंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम लोग कौन से कैटाकोलामाइन की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कैटाकोलामाइंस। आप लोग उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना। डायरेक्ट एक्टिंग कैटाकोलामाइंस में पहला कौन सा आता है, एंडोजीनस कैटाकोलामाइंस, एंडोजीनस कैटाकोलामाइंस, और दूसरा कौन सा आता है, एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस। ठीक है। दूसरा क्या आता है बच्चों, इनडायरेक्ट कैटाकोलामाइंस, इनडायरेक्ट कैटाकोलामाइंस। यहां पर इनडायरेक्ट कैटाकोलामाइंस, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट कैटाकोलामाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एंडोजीनस कैटाकोलामाइंस आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया था। दूसरा फिर मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस मैंने यहां पर आप लोगों को पढ़ाया था। एंडोजीनस में तो मैंने क्या पढ़ाया था, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन और डोपामिन। और एक्सोजीनस में क्या पढ़ाया था बच्चों मैंने आप लोगों को, आइसोप्रिनेलिन और डोब्यूटामाइन। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट कैटाकोलामाइंस में। पहला होता है अल्फा एगोनिस्ट। कौन सा होता है बच्चों, अल्फा एगोनिस्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, बीटा एगोनिस्ट। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, बीटा एगोनिस्ट होता है। तो देखो अब इसको तो हम रफ करते हैं, और सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, अब अल्फा एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे अब हम लोग अल्फा एगोनिस्ट। देखो बच्चों, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे सर्दी होती है या कोई हमें एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होती है, तो वहां पर हम लोगों को क्या दिखता है, डीकंजेशन हो जाता है, कंजेशन हो जाता है हमारे नोज में। क्या होता है, कंजेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल की एट्रोपिक रेनाइटिस है। ओल्ड एज में क्या होता है, एट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि सेल्स का डैमेज हो जाना या सेल्स की ग्रोथ वगैरह ना होना, सेल्स की बिल्कुल कमी हो जाती है। तो जिसकी वजह से रेनाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो रनी नोज होता है, जो जुकाम वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कंडीशन हम लोगों को क्या होती दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल सेनाइल रेनाइटिस बोलो या एट्रोपिक रेनाइटिस बोलो, या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में क्या होता है, जब आप लोग देखते हो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर हो गया या फिर हम लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठंडा वंडा पानी पीने की वजह से क्या होता है, फिर से कंजेशन हो जाता है। जो हमारे नेजल साइनस होते हैं, साइनस क्या होते हैं, होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी क्रेनियम कैविटी के। जो हमारा क्रेनियम कैविटी जो स्कल है पूरा, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर होलो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें एयर प्रेशर रहता है, उनको क्या बोल दिया जाता है, साइनस बोल दिया जाता है। तो जो नेजल साइनस होते हैं बच्चों, उसमें क्या हो जाता है, एयर का एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा और म्यूकस जमना स्टार्ट हो जाता है। रनी नोज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पर कंजेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, डीकंजेस्टेंट। क्या देते हैं, डीकंजेस्टेंट। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ डिस्प्ले को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ अल्फा एगोनिस्ट में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, डीकंजेस्टेंट। क्या आएगा सबसे पहले, डीकंजेस्टेंट। और दूसरा क्या कोज करता है ये, वैजोकंस्ट्रिक्शन। अल्फा एगोनिस्ट में क्या आते हैं, वैजोकंस्ट्रिक्शन कोज करेंगे ये। क्यों करेंगे, टू कंट्रोल ब्लीडिंग। और क्या करने के लिए करते हैं ये, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये हम लोग कौन सा यूज करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट। देखो एगोनिस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने आप लोगों को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ाया था बच्चों, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब मैंने आप लोगों को इनके रिसेप्टर के बारे में बताया था, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक में, तो मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि जो माफ करना, फार्माकोडायनेमिक्स में जब मैंने वहां पर आप लोगों को रिसेप्टर के फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने वहां पर आप लोगों को लिखवाया था वैल्यूज रिसेप्टर के बारे में +1, 1, 0 और <0 या फिर माइनस में।
जो +1 था वो फुली एगोनिस्ट था, लेस देन 1 था पार्शियल एगोनिस्ट, और 0 क्या था वो एंटागोनिस्ट था, और लेस देन 0 क्या था वो फुली एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया कि आगोनिस्ट सेम काम करेंगे। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो अपोजिट काम करता हो। तो इसका मतलब जो अल्फा रिसेप्टर हमारे पास है तो वहाँ पर उसके सेम काम करेगा ही। क्या करेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा। डीकंजेस्टेंट, कंजेशन हुआ था वहाँ पर, जो एक्यूमुलेशन वगैरह हुआ था वहाँ पर क्या करेगा, उसको कम करने का काम करेगा। डीकंजेस्टेंट इसको बोल देते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करता है। सबको पता होना चाहिए कि अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करता था ये। दूसरा उसके साथ में ये नेक ऑफ ब्लैडर को भी कंजेस्ट करता था ये। तो यहाँ पर अल्फा एगोनिस्ट के क्या होते हैं, दो एग्जांपल आते हैं, डीकंजेस्टेंट और वेजो कंस्ट्रिक्शन आते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं मेडिसिन के। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, दूसरा आता है ऑक्सीमेटाज़ोलिन। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन और ऑक्सीमेटाज़ोलिन। देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों ने एक ड्रग का नाम सुना होगा, ओट्रिविन। ओट्रिविन का सुना है आप लोगों ने, सबने नाम सुना होगा। जो विराट कोहली भी इसकी ऐड करता है, क्या करता है वो, विराट कोहली भी इसकी क्या करता है, ऐड करता है वो। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, ओट्रिविन ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और नेजल स्प्रे की भी फॉर्म में क्या होती है, ये अवेलेबल होती है। अगर आप लोग ड्रॉप्स की बात करते हो, 2 to 3 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल। जो हमारे दो नोस्ट्रिल होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले, जो नेजल सेप्टम के बाद जो डिवाइड होते हैं दोनों में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर 2 से 3 ड्रॉप्स ईच नोस्ट्रिल में डाल सकते हैं। और अगर स्प्रे की बात करते हैं तो 2 to 3 स्प्रे इन ईच नोस्ट्रिल। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। ये कहां पर काम आता है ओट्रिविन, डैमेज नेजल म्यूकोजा। अगर नेजल म्यूकोजा क्या हो गई, डैमेज हो जाती है, तो मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों को, एक एग्जांपल बताया था, एट्रोपिक राइनाइटिस। क्या होता है, एट्रोपिक राइनाइटिस होगा। वहां से क्या हो सकता है, पहला रनी नोज, क्या होगा बच्चों, रनी नोज देखने को मिलता है, प्लस ब्लीडिंग भी वहां पर क्या हो सकती है, हम लोगों को देखने को मिल सकती है। क्यों होती है ब्लीडिंग, क्योंकि वहां पर ड्राई हो जाती है नेजल म्यूकोजा। क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है नेजल म्यूकोजा। तो अब जब आप लोग उसमें से म्यूकस वगैरह निकालने की कोशिश करते हो, तो जो ड्राई हुई थी नेजल म्यूकोजा, जो म्यूकस वहां पर ड्राई होकर के जमा हुआ था, उसको जब आप लोग बाहर निकालते हो तो क्या होगा, वहां पर रप्चर हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, रप्चर होगा, फिर वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। तब आप लोग एट्रोपिक रेनाइटिस में क्या देते हो, ओट्रिविन। क्या क्या आते हैं, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन और ऑक्सीमेटाज़ोलिन। ये दो मेडिसिन क्या की जाती हैं, किस में हम लोग यूज करते हैं, अल्फा आगोनिस्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आया आप लोगों को। और कोई इसमें ज्यादातर हमें लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, कैसे आप लोगों को नोज इरिगेशन करना होता है, सॉरी इंस्टॉलेशन करना होता है, या फाउंडेशन में पूरे प्रोसीजर पढ़ोगे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों बीटा एगोनिस्ट की, बीटा आगोनिस्ट की। अब आप सबको पता है बीटा रिसेप्टर क्या करता था, बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन। क्या करता था, ये ब्रोंको डायलेशन करता था, यूट्रस को रिलैक्स करता था। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, बीटा 1 के मेडिसिन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे हम लोग बीपी वगैरह का इंक्रीज होना है, हार्ट रेट इंक्रीज करनी है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें, सिंपैथोमिमेटिक्स में हम लोगों ने जो कैटेकोलामाइंस के डायरेक्ट कैटेकोलामाइंस से, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। ठीक है, या कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस, ये मेडिसिन कौन सी पढ़ते हैं हम लोग, नॉन कैटेकोलामाइंस। अल्फा आगोनिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी बात करते हैं बच्चों हम बीटा आगोनिस्ट। बीटा आगोनिस्ट, बीटा आगोनिस्ट में क्या आता है, सबसे पहले देखो ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्या आते हैं बच्चों यहाँ पर, ब्रोंकोडाइलेटर्स। जो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, सबसे पहले इनको कहाँ पर यूज किया जाता है, सबको पता होना चाहिए। मेनली हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं बच्चों, इनको अस्थमा में यूज करते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली ड्रग आती है साल्ब्यूटामोल। कौन सी आती है, साल्ब्यूटामोल। दूसरी आती है एल्ब्यूटिरोल। और थर्ड वन कौन सी आती है, टर्ब्यूटालिन। कौन सी आती है बच्चों, टर्ब्यूटालिन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये तीन मेडिसिन हम लोग देखते हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन और एल्ब्यूटिरोल। देखो ध्यान से सुनना अब आप लोग,
जो साल्ब्यूटामोल होता है ये कैसे दिया जा सकता है? मीटर डोज इनहेलर के साथ में दिया जा सकता है प्लस नेबुलाइजेशन के साथ, दोनों के साथ दिया जा सकता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ध्यान से सुन लेना आप। ड्रग ऑफ चॉइस किस में रहती है बच्चों? इन एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। कैसे अटैक में रहेगी? एक्यूट अटैक होना चाहिए अस्थमा का, तब आप लोग क्या दे सकते हो बच्चों? उसको साल्ब्यूटामोल दे सकते हो। और साल्ब्यूटामोल की डोज कितनी आती है आप लोग हमेशा याद रखना डोज के हिसाब से, कि जब हम लोग बात करते हैं कि जो साल्ब्यूटामोल का जो नेबुलाइजेशन का जो रेस्प्यूल आएगा, ध्यान से सुनना, जो रेस्प्यूल आता है बच्चों वो कितना आता है? 5 mg का आता है। और अगर ml की बात करें तो 2.5 ml, मतलब क्या होगा यहाँ पर? 1 ml में कितना होता है बच्चों? 2 mg रेस्प्यूल में डोज प्रेजेंट होता है। ये कितना होता है? प्रेजेंट होता है। और आप लोग क्या कर सकते हो? कैन रिपीट आफ्टर 20 मिनट, कैन रिपीट आफ्टर 20 मिनट। आप लोग 20 मिनट के बाद में इसको क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। किसको रिपीट कर सकते हो? साल्ब्यूटामोल को। मीटर डोज इनहेलर MDI, मीटर डोज इनहेलर के साथ दे सकते हो, दूसरा नेबुलाइजेशन में देते हो। अगर मीटर डोज इनहेलर के साथ देते हो बच्चों तो आप लोगों को क्या करना है? 2 पफ्स। क्या करते हो? 2 पफ्स देते हो। मतलब क्या होता है कि एक मीटर डोज आती है और इनहेलर जो पंप होता है उसमें एक मीटर डोज होती है, कैप्सूल की तरह, बड़े कैप्सूल जैसी बंदूक की गोली होती है बड़ी की, उसकी तरह क्या होता है? मीटर डोज होता है ये, ठीक है। उसमें मतलब क्या होता है कि मीटर लगा होता है और इनहेलर के अंदर उसमें उसको फिक्स करो दवाई को, और क्या करना है? पफ 2 यूज करने हैं। कैसे करते हैं? दोनों लिप्स के बीच में क्या रखना है? उसके माउथ जो ओपनर होता है उसमें रखना है। और जब फर्स्ट पफ डालना है तो क्या करना है? डीप ब्रीथ करना है, माउथ से क्या करना है? डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। फिर पीछे की तरफ गर्दन करनी है, पीछे की तरफ गर्दन करके उसमें क्या करना है? दोनों लिप्स के बीच में रखना है मीटर डोज इनहेलर को, और फिर एक पफ प्रेस करना है। जैसे ही पफ प्रेस होगा आप लोगों को क्या करना है? डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। किसके साथ? माउथ के साथ। वो अंदर चली जाएगी मेडिकेशन, ठीक है। फिर रिलैक्स करो, फिर दूसरा पफ लो। ऐसे ही क्या करना है? 2 पफ हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेडिसिन वहां पर वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों की, क्या होगा? नेक्स्ट बात करते हैं एल्ब्यूटेरोल की। किसकी बात करते हो? एल्ब्यूटेरोल की। ये कितना आता है बच्चों? 180 mg। ये तो किस में यूज करते हैं हम लोग? अडल्ट में। और दूसरा आता है 90 mg। ये किस में यूज करते हैं? लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज। मतलब क्या बोल सकता हूं, किस में यूज करेंगे इसको? चिल्ड्रन में। किस में यूज करेंगे? चिल्ड्रन में। और अडल्ट में कितनी होती है एज? 12 साल से ज्यादा। कितनी एज होती है बच्चों? 12 साल से ज्यादा एज होगी। 180 mg या फिर 90 mg हम लोग देते हैं। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कैसे दिया जाएगा? मीटर डोज इनहेलर से मेडिसिन दी जाती है। कैसे देना पड़ेगा आप लोगों को? 2 पफ्स। क्या देना है? 2 पफ्स देना है। फिर से 2 पफ्स, फिर वही से मीटर डोज इनहेलर आप लोगों को यूज करना है। वैसे ही पहले पफ के बाद क्या करना है आप लोगों को? फिर से वही डीप ब्रीथ करना है। हल्का सा नेक को क्या करना है? पीछे की तरफ एक्सटेंड आउट करना है। बिल्कुल इतना नहीं करना है, इतना सा करना है। पफ आप लोगों को लेना है और क्या करना है? डीप ब्रीथ ओरल क्या सॉरी माउथ से क्या करना है? डीप ब्रीथ करना है। जैसे अंदर की तरफ जाएगी तो मेडिसिन क्या होगी? वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। कंप्लीट मेडिसिन अंदर की तरफ जाएगी, पेशेंट को क्या होगा? जल्दी रिलीफ होगा। ये मेडिसिन आप लोग कितनी बार दे सकते हो दिन में? 4 to 6 times पर डे। 4 to 6 टाइम पर डे और 4 to 6 आवर्स एवरी 4 to 6 आवर। हर 4 से 6 घंटे के बाद आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? इनको यूज कर सकते हो। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट मेडिकेशन आती है हमारे पास टर्ब्यूटाइलिन। कैसी होती है? टर्ब्यूटाइलिन। ये भी क्या कर सकते हो आप लोग? पफ्स के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। क्रॉनिक अस्थमा की ड्रग कौन कौन सी होती हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, आइटोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। टर्ब्यूटाइलिन, ये तीनों मेडिसिन को आप लोग कैसे कर सकते हो? दे सकते हो मीटर डोज इनहेलर के साथ दे सकते हो
या फिर आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, या फिर नेबुलाइजेशन के साथ में क्या कर सकते हो, इसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा आप लोग याद रखना, एक और ड्रग आती है यहां पर, अमाइनोफाइलिन। कौन सी मेडिसिन आती है, अमाइनोफाइलिन, नॉट गिवन विद मीटर डोज इनहेलर। ये आप लोग याद रखना। ये कैसे आती है, एम्प्यूल की फॉर्म में आती है। हम इसको ब्रेक करके क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन की फॉर्म में पेशेंट्स को देने का काम करते हैं। ये आप लोग याद रखना। ठीक है। नॉट गिवन विद मीटर डोज इनहेलर, अमाइनोफाइलिन को नहीं देते, बाकी तीनों मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन के साथ और मीटर डोज इनहेलर के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों यूट्राइन रिलैक्सेंट की। अब आप सबको पता है कि यूट्रस रिलैक्स करता है किस कंडीशन में, जब बीटा 2 रिसेप्टर काम करेगा। ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दूसरा, यूट्राइन रिलैक्सेंट। यूट्राइन रिलैक्सेंट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर क्या करते हैं, जब यूट्रस को रिलैक्स करेंगे मतलब टोन को तोड़ेंगे, इसलिए क्या बोल दिया जाता है, टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एक होता है ऑक्सीटॉसिक्स, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन और एर्गो डेरिवेटिव्स, ये तो क्या करते हैं, टोन को बढ़ाते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन है तो क्या करते हैं, रेगुलर टोन को बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। लेकिन एर्गो डेरिवेटिव क्या करता है, इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिक्स होते हैं, या इक्वोलिक्स, उनको माफ करना, या फिर क्या बोला जाता है उनको, एनाबोलिक्स हम लोग बोल देते हैं। वो कैसे होते हैं, ऑक्सीटोसिक्स, मतलब टोन को बढ़ा रहे हैं। ये क्या है, टोन को तोड़ते हैं। टोकोलाइटिक, लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। टोको का मतलब क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं बिफोर डिलीवरी, किस टाइम पे, लेबर की प्रोसेस के टाइम पे, उसको क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यूट्राइन रिलैक्सेंट, इनका यूज कहां पर होगा, प्रीमैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है बच्चों, अब आप सबको बताया है कि जो मैच्योर डिलीवरी होती है, या मैं क्या बोलता हूं, जो टर्म डिलीवरी होती है, उसकी टाइमिंग कितनी होती है, 37 से लेकर के 42 वीक्स तक की। कितनी वीक्स से कितने वीक्स तक की होती है, 37 वीक्स से लेकर के 42 वीक्स तक की हमारे पास क्या होती है, ये ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम पे बच्चा अगर होता है तो कैसा होता है, नॉर्मल होगा। अगर 37 वीक से पहले हो जाता है तो प्री टर्म डिलीवरी, और 42 वीक्स के बाद होता है पोस्ट टर्म डिलीवरी। तो हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं। अब मैंने देखो क्या बोला है बच्चों, प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अभी प्रेगनेंसी कितनी नहीं हुई, 37 वीक की प्रेगनेंसी अभी तक हुई ही नहीं है, और तभी क्या होगी वहां पर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मतलब सॉरी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिख लो, कॉन्ट्रैक्शन बिफोर टर्म पीरियड ऑफ डिलीवरी, टर्म पीरियड ऑफ डिलीवरी, सॉरी। इसलिए मैंने क्या बोला कि अभी मैच्योर नहीं हुई डिलीवरी का टाइम, 37 वीक का नहीं हुआ, तो उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन आती है वहां पर हम लोग क्या देते हैं, यूट्राइन रिलैक्सेंट देते हैं। कौन कौन सी डोज ड्रग आती है वहां पर, 2 ड्रग आएंगी बच्चों। सबसे पहले आती है रिटोड्रिन। क्या आती है सबसे पहले, रिटोड्रिन आएगी, और दूसरी आती है आइसोक्सप्राइम। कौन सी आती है बच्चों, आइसोक्सप्राइम आती है। ये 2 मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं वहां पर मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो आप लोग, रिटोड्रिन और आइसोक्सप्राइम क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, यूट्रस को रिलैक्स करती हैं। वेरी हेल्पफुल ड्रग इन प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लिखना, प्रीमैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कि टाइम से पहले जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग हम लोग कौन सी यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वैसे रिटोड्रिन को हम लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा यूज
करते हैं। और इसकी कितनी डोज आती है बच्चे, ध्यान से सुनना। रिटोड्रिन मैं यहां पर लिखता हूं, रिटोड्रिन 50 to 100 mg IV पर मिनट, सॉरी। और कौन सा रूट होता है बच्चों इसका, IV। कैसे दोगे आप लोग, IV उस पेशेंट को दी जाती है। कितनी डोज होती है रिटोड्रिन की, 50 to 100 mg, माफ करना mcg। माइक्रोग्राम कितना दिया जाएगा, 50 to 100 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन बिफोर टर्म पीरियड ऑफ डिलीवरी में हम लोग क्या करते हैं, रिटोड्रिन या फिर आइसोक्सिप्राइम को दी जाती है। आइसोक्सिप्राइम की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर इसकी डोज कितनी होती है, देखो 20 to 40 mcg पर मिनट, 20 to 40 पर मिनट, मतलब 20 to 40 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोग दे सकते हो। या फिर मैं अगर दूसरा बोलता हूं, क्या कैसे दे सकते हो, IV रूट से तो दे सकते हो। देखो एक इनका हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है कि हमने देख तो लिया कि भी प्री मैच्योर डिलीवरी में देना है, सॉरी प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन में देना है, लेकिन कब देना है। देखो हम इस मेडिसिन को कब यूज करेंगे, इस मेडिसिन को तब यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है मान लिया, अगर वहां पर जो रप्चर है मेम्ब्रेन का वो नहीं होना चाहिए, जो मेम्ब्रेन है वो अभी तक रप्चर नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, अब देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या थी, टाइम से पहले आ रही थी, उसके साथ में क्या होगा, रप्चर हो गया। अब रप्चर भी क्या है, टाइम से पहले हो गई है मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन थी वो क्या होगी, टाइम से पहले हो गई है। तो प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वो भी टाइम से पहले हो गई, तो वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। जो ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी बच्चों, वो क्या कर सकती है, अब आपने मेडिसिन दे दी, वहां पर क्या हो गया, यूट्रस रिलैक्स हो गया। अब ब्लीडिंग क्या करेगी, जो ब्लड आया था वो अंदर की तरफ चला जाएगा। भाई वो क्या है, सर्वाइकल कैनाल से ऊपरी तो है अभी कैनाल, वो जो मेम्ब्रेन थी, जो वो हमारी सर्विक्स है फीमेल की, उससे पहले की तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। जब वो ब्लीडिंग वहां पर होती है, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कोई फीमेल यूट्रस है और ये यहां पर क्या था, ये फीटस था, क्या था, ये फीटस था। यहां पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन में क्या करता था, ये बच्चा घूमता रहता था, ऊपर की तरफ प्लेसेंटल सरफेस होता है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन वहां पर क्या रहती है, प्रेजेंट होती है। तो जब ये मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई, ध्यान से सुनना, जब ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, यहां से क्या आएगा, ब्लीडिंग आएगी। जो ये ब्लीडिंग होगी बच्चों, ये यहां से क्या है, अभी सर्विक्स हमारी ओपन ही नहीं हुई अच्छे से, तो क्या होगा, ये वापस क्या करेगा, ब्लड फ्लो यूट्रस के अंदर जाएगा, यूट्रस के अंदर जाएगा, और ये एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। किसको इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, ये एंडोमेट्रियम को इरिटेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहां से इंफेक्शन हो सकता है। ऑलरेडी प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, फीटस के पास एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने लग जाएगी, ब्लीडिंग अंदर है, पेशेंट यूट्रस इन्फेक्टेड हो गया, तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड होगा, बच्चे की डेथ हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। मैंने क्यों बोला कि ब्लड अंदर की तरफ जाएगा, आप लोगों ने मेडिसिन दे दी, क्या हो गया, यूट्रस रिलैक्स हो गया, अब ब्लीडिंग बाहर की तरफ आएगी नहीं। जब ब्लीडिंग बाहर की तरफ आएगी नहीं, तो अंदर के अंदर वो जब सर्कुलेट करती है, तो वहां पर क्या होगा, इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन होगा, और वहां पर एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है वहां पर, एंडोमेट्राइटिस या फिर मेट्राइटिस की कंडीशन वहां पर लीड हो सकती है, तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसलिए कभी भी जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, तो कभी भी आप लोगों को मेडिसिन नहीं देनी है। हाँ, अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हुआ है, देन यू कैन गिव। भी जब रप्चर ही नहीं हुआ, तो कोई हमें रिस्क नहीं है, तो आप लोग उस मेडिसिन को इजीली दे सकते हो। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, these medicines should be given if premature rupture of membrane is not present। अगर अभी तक प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इन मेडिसिन को हम लोग वहां पर इजीली
दे सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखना। क्या कर सकते हैं, इनको इजीली दे सकते हैं। दूसरा मैं लिखता हूं, ये स्टार पॉइंट कर लेना। इफ प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड मेडिसिन इज गिवन, मेडिसिन इज गिवन, तब क्या होगा, यूट्रस इज रिलैक्स्ड एंड ब्लीडिंग remains inside the uterus। और ब्लीडिंग क्या करती है, यूट्रस के अंदर ही रहती है। ध्यान से देखो भैया, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता तो ब्लीडिंग तो बाहर आ सकती थी, लेकिन अब यूट्रस क्या हो गया, रिलैक्स हो गया है। तो क्या होगा, दिस ब्लड इरिटेट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, जिससे प्लेसेंटा वगैरह क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, डीपली अटैच रहते हैं, मायोमेट्रियम तक उनकी लेयर पहुंच जाती है। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम इरिटेट होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड मेट्राइटिस। क्या हो जाता है बच्चों, इन्फेक्टेड मेट्राइटिस, मतलब इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस की इनर लेयर की क्या हो गई, वहां पर इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसको क्या बोल दिया था, इन्फेक्टेड मेट्राइटिस। तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, कैन लीड टू डेथ ऑफ फीटस। तो फीटस की क्या हो जाती है, वहां पर डेथ हो सकती है। दैट्स वाई डोंट गिव दिस मेडिसिन या दिस मेडिसिन आफ्टर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। दैट्स वाई डोंट गिव दीज मेडिसिन आफ्टर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप लोग इसको याद रखना। कितनी डोज दी थी हम लोगों ने रिटोड्रिन की, 50 to 100 mcg पर मिनट के हिसाब से हम लोगों ने दिया था। और आइसोसेक्स प्राइम की कितनी दी थी, 20 to 40 mcg पर मिनट के हिसाब से IV रूट के थ्रू क्या किया था, हम लोगों ने मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया था। ये आप लोग याद रखना बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट मेडिकेशन जो आती है वो आएगी इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स। उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूं, इनके नाम दोबारा लिखवा देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इजीली आप लोग मेडिसिन के नाम याद कर सकते हो, ठीक है। और कहां कहां पर यूज होगा वो आप अपने तरीके से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। देखो बच्चों, हमने बात की थी सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी सिंपैथोमिमेटिक्स की। किसकी बात की थी, सिंपैथोमिमेटिक्स की बात की थी। सिंपैथोमिमेटिक्स में हम लोगों ने देखा डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स, और दूसरा देखा इनडायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स। कुछ ऐसा कुछ देखा था। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से डायरेक्ट एक्टिंग के बाद, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर फिर मैंने आप लोगों को बोला कैटाकोलामाइंस। मैं यहां पर एक पॉइंट लिखना भूल गया था, अब लिख लो। दूसरा आता है नॉन कैटाकोलामाइंस, ठीक है। तो कैटाकोलामाइंस में फिर से हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस, और दूसरी किसके बारे में बात की थी बच्चों, एंडोजीनस कैटाकोलामाइंस, ठीक है। एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यहां पर एक्सोजीनस में दो मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था,
आइसोप्रिनेलिन, और दूसरी हमारे पास थी डोब्यूटामाइन। ठीक है, और एंडोजीनस कैटेकोलामाइन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन और डोपामिन। थर्ड वन किसके बारे में बात की थी हम लोगों ने? डोपामिन के बारे में बात की थी। नॉन कैटेकोलामाइंस में हम लोगों ने, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, नॉन कैटेकोलामाइंस के बारे में हम लोगों ने दो ड्रग्स के बारे में पढ़ा है इसमें। पहला अल्फा एगोनिस्ट पढ़ा जो क्या करता था? डीकंजेस्टेंट था। और बीटा एगोनिस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ब्रोंकोडाइलेशन। और दूसरा क्या पढ़ा है? पहला क्या पढ़ा? ब्रोंकोडाइलेशन बीटा एगोनिस्ट में। और दूसरा क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने? यूट्राइन रिलैक्सेंट। यूट्राइन रिलैक्सेंट के बारे में पढ़ा। अल्फा एगोनिस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डीकंजेस्टेंट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? डीकंजेस्टेंट के बारे में। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन या मेटाजोलिन के बारे में हम लोगों ने क्या किया? यहां पर पढ़ा था। ब्रोंकोडाइलेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा साल्ब्यूटामोल, दूसरा एल्ब्यूटिरोल, एल्ब्यूटिरोल, और थर्ड वन हमने कौन सा पढ़ा बच्चों यहां पर? टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटाइलिन, ये आप लोग याद रखना। यूट्राइन रिलैक्सेंट में हम लोगों ने दो मेडिसिन के बारे में पढ़ा। रिटोड्रिन, ये क्या थी बच्चों? इंपॉर्टेंट ड्रग है। और इसमें कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है? साल्ब्यूटामोल। इन दोनों को हम लोगों ने मिलकर के क्या बोल दिया था? ओट्रिविन। रिटोड्रिन के बाद फिर दूसरी मेडिसिन कौन सी आई थी हमारे पास? वो आई थी आइसोसक्स प्राइम या आइसोसक्स प्राइम या आइसोक्स प्राइम हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये दो मेडिसिन हमारे पास क्या होती हैं? अवेलेबल होती हैं। ये हमारी क्या थी? ये ड्रग्स हम लोगों ने अभी तक सिंपैथोमिमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कौन सा बचता है बच्चों हमारे पास? इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स। इनके नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूं। टायरामाइन, एम्फेटामाइन, और थर्ड वन बताया था टीसीए, और फोर्थ वन कोकेन। फोर्थ वन कौन सा था? कोकेन। देखो बच्चों, जो टीसीए है ये तो हम लोग पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट में। किससे पढ़ेंगे? एंटी डिप्रेसेंट में। कोकेन में जब मैं आप लोगों को अब्यूजिव डिसऑर्डर के बारे में या उनकी मेडिसिन के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहां पर पढ़ेंगे। एम्फेटामाइन इसी में आ जाएगा। और टायरामाइन क्या आता है बच्चों? टायरामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो न्यूरोकेमिकल की तरह या न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल की तरह काम करता है, जो मैं आप लोगों को जब मैं बोन्स वगैरह की या मस्कुलोस्केलेटन की जो मेडिसिन पढ़ाऊंगा तब वहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चार कोई ये तो अभी आ जाएंगे। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सर ने करवाया नहीं है तो क्या करेंगे, ये सब के सब होंगे, लेकिन आप लोग अपने बस प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उसको कंटिन्यू रखना। आप लोग एक इसमें ये जरूर ऐड कर लेना नॉन कैटेकोलामाइंस में अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट। ये मैंने लिखवाया नहीं था डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट में लिखवा दिया था दोनों एक्सोजीनस और एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस, लेकिन इसकी दो कैटेगरी आती है, कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस। नेक्स्ट अब आप लोग देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सा? सिंपैथोमिमेटिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। देखो बच्चों, सिंपैथोलाइटिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे? अब इन जो ब्लॉकर्स हैं, जो हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? जो रिसेप्टर हमारे पास होते हैं। दूसरा हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे? सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स या सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। देखो हम लोग फिर से क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक करेंगे ये मेडिसिन, उसके फंक्शन को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगी, लाइटिक्स करेंगे। मतलब क्या है? ब्रेक करेंगी। तो इसका मतलब क्या है? जो अल्फा रिसेप्टर था उसके अपोजिट फंक्शन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अपोजिट फंक्शन हो जाएंगे। और जो बीटा ब्लॉकर था उसके भी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अपोजिट फंक्शंस हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं अल्फा रिसेप्टर का क्या काम होगा, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे
कि बीटा रिसेप्टर का इधर क्या काम होगा। तो देखो बच्चों, अल्फा रिसेप्टर में क्या आएगा, देखो अल्फा रिसेप्टर हमने पढ़ा था कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर था बच्चों, वो क्या करता था, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता था। ये क्या करेगा, वेजो डायलेशन। वो क्या करता था, अल्फा 1 वहां पर मिड्रियासिस कोज करता था, ये क्या करेगा, मियोसिस। वो क्या करता था, ब्लैडर नेक की कंस्ट्रिक्शन करता था, लेकिन ये क्या करेगा, ब्लैडर नेक को डायलेशन। ब्लैडर नेक के क्या करेगा बच्चों, ये डायलेशन करता है। ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन। क्या करेगा बच्चों, ये ब्रोंको डायलेशन। और वो क्या कोज करता था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वो कोज करता था। और क्या करता है, ये देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्या किया इसने, वेजो डायलेशन। इसने जो ये वेजो डायलेशन किया बच्चों, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, क्यों करता है ये, टू ट्रीट हाइपरटेंशन प्रॉब्लम। भाई वेजो डायलेशन होगा तो क्या होगा, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, कम हो जाएगा तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिलीव हो जाएगी। टीपी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, देखो होता क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। मान लो कि कुछ इस तरीके के हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आर्टरी वगैरह जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरी का अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर ये सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो ये क्या है, एक टाइप से जब यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोल दिया जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं, टीपीआर। क्या बोल देते हैं इसको, टीपीआर। टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन नहीं है ये, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पर जब बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करता है, वेजो डायलेशन, इसको और भी डायलेट कर देगा। तो इस तरीके से क्या करेगा बच्चों, ये और भी डायलेट हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो सर्कुलर मसल्स का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, डायलेट हो जाएंगे मसल्स ज़्यादा। जब ये डायलेट हो जाएंगे बच्चों, तो इसमें से ब्लड फ्लो क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। और बीपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर फॉल हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, वहाँ पर फॉल हो जाएगा। सर्कुलर मसल्स देखो अब क्या होगा, डायलेट हो रही है, जो मसल्स थी पहले कॉन्स्ट्रिक्ट थी, अब डायलेट हो रही है। तो मतलब ज़्यादा डायलेशन होगा तो उसके अंदर से इजीली क्या कर सकता है, ब्लड फ्लो वहाँ से क्रॉस कर सकता है। ये हो गया वेजो डायलेशन का इफेक्ट की क्या किया इसने, टू ट्रीट हाइपरटेंशन। दूसरा क्या आता है, आप लोगों ने कभी देखा हो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, फॉर एग्जांपल रेनॉइड्स डिजीज, रेनॉइड्स डिजीज। आप लोगों ने कभी देखा हो कि मान लो किसी को वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं कर पा रहे हैं, अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वहां पर आगे की तरफ नहीं जाएगा, या फिर कोई ना कोई क्या होगी, वेन या आर्टरी क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है वेन या आर्टरी। तो वहां पर आगे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नाखून बड़े मोटे मोटे से दिखाई देते हैं, उभरे हुए दिखाई देंगे। स्पून शेप वहां पर नेल्स हम लोगों को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। कौन सी डिजीज होती है, रेनॉइड्स डिजीज। अब ये फिर से वेजो डायलेशन कर देगी, वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या हो सकती है, ऑटोमेटिकली काफी हद तक ट्रीट हो सकती है। दूसरा मैंने बोला ब्लैडर नेक डायलेशन करती है क्या करती है, ब्लैडर नेक डायलेशन करेगा ये बीटा रिसेप्टर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेक अगर डायलेट हुई तो यूरिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको किस में यूज कर सकते हैं, बीपीएच के केस में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया क्या करता है, वो यूट्रस को क्या कर देगा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देता है, वो कंप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर जब डायलेट, तो पीछे की तरफ से देखो, मान लो ये हमारा ब्लैडर है, इस तरीके से क्या है, ब्लैडर है, और प्रोस्टेट क्या करती है, इसको कंप्रेस करने का काम करती है। ठीक है, क्या करेगा, कंप्रेस करने का काम करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो थोड़ा सा यूरेथ्रा ओपन है, लेकिन नेक को क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ये क्या कर देगा, नेक को डायलेट कर देगा। क्या करेगा,
नेक को डायलेट करेगा, जितना ज़्यादा नेक डायलेट होगा और वहाँ से फिर क्या आ जाता है, इस तरीके से फिर वहाँ पर यूरिन आ जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वहाँ से बढ़ जाएगा। ये आप लोग याद रखना। अब बीटा रिसेप्टर की बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बीपीएच में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बीपीएच में एक टाइप से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है नेक ऑफ ब्लडर पे, ठीक है, तो उसको रिलीव कर देगा, या ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको रिलीव करने का काम करेगा। बीटा रिसेप्टर की अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बच्चों, तो सबसे पहले क्या आता है, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव मेडिकेशन, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव मेडिकेशन। और सबको पता है कि बीटा 1 रिसेप्टर क्या करता है, कार्डियक के सिस्टम पे ही काम करता है। सीआईडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्रोनोट्रॉफिक, आइनोट्रॉफिक, और दूसरा मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ड्रोनोट्रॉफिक। मतलब क्या था, वो हार्ट पे काम करता था। नॉन कार्डियो सिलेक्टिव मेडिकेशन, इसको आप लोग दूसरा नाम भी दे सकते हो, नॉन सिलेक्टिव मेडिकेशन। नॉन सिलेक्टिव मेडिकेशन अलग प्रोसेस होती है, मेडिकेशन का मतलब होता है जब हम लोग मेडिसिन देते हैं उसको मेडिकेशन बोल दिया जाता है। दूसरा आता है कार्डियो सिलेक्टिव। क्या आती हैं बच्चों, कार्डियो सिलेक्टिव मेडिसिन, ये तो होती है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। कार्डियो सिलेक्टिव मेडिकेशन को बोल दिया जाता है सेकेंड जनरेशन मेडिसिन। और थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास वेजोडाइलेटर मेडिसिन। वेजोडाइलेटर मेडिसिन आती हैं, इनको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, थर्ड जनरेशन मेडिसिन इनको बोल दिया जाता है। यहाँ पर बीटा रिसेप्टर को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग मेडिसिन से ही समझ जाओगे। कितनी मेडिसिन हो गई यहाँ पर, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव में क्या हुआ, नॉन सिलेक्टिव बोलो, फर्स्ट जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ उसको कार्डियो सिलेक्टिव बोला जाता है। और थर्ड जनरेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों, तो उसको कौन सी मेडिसिन बोला जाता है, वेजोडाइलेटर मेडिसिन हम लोग उसको